अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन देता हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम फूकता हो। हर पेड़ की वही प्रवृत्ति है, फोटोसिंथेसिस ना, क्योंकि प्रकृति के जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें उसने मनुष्यों को और जीव जंतुओं को ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रवृत्ति दी, उसी पर उनका अस्तित्व है। लेकिन वनस्पति से कहा यार तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा ये, क्योंकि जो ये दुष्ट लोग जिनमें मनुष्य इंक्लूड है छोड़ रहे हैं, उसको तुम लो और तुम ऑक्सीजन छोड़ो लाइफ फॉर्म्स को। यानी कि जो फौना है उनको तो कहा गया तुम ऑक्सीजन लोगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे। जो फ्लोरा है उनको कहा गया नहीं यार तुम कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, ताकि संतुलन बना रहे। तो बायोलॉजिकल जो दो फॉर्म होते हैं, फॉनल और फ्लोरल, उन दोनों को अलग अलग रोल दिया। एक ऑक्सीजन लेगा, एक ऑक्सीजन देगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो ये असाधारण संतुलन है। अब इसमें मनुष्य की सबसे बड़ी भूमिका है। सर फिर जो ये आप अक्सर सर इसका जिक्र भी करते हैं, जीवन की विविधता का आप बताते हैं हिमालय के जरिए सर, तो वो विविधता असल में दरअसल क्या है सर? वो केवल पहाड़ की लोग हम समझ लेते केवल पहाड़ की विविधता है, वो वहाँ कैसे सर वो विविधता है अलग? हर चीज की वहाँ आप बताते हैं कि हर चीज वहाँ दिखाई देती है हमें। अच्छी में जो जिसको दो तरीके का है जीवन, मनुष्य जीवन की विविधता से पहले मैं एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करता हूँ। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इस बात पर निर्भर है कि आपकी जियोलॉजी, आपकी फिजियोग्राफी, आपकी एल्टीट्यूड, आपका वेजिटेशन किस तरीके का है, इससे इस पर निर्भर है पूरा का पूरा। जैसे आप हिमालय में देखेंगे, एक और अरुणाचल प्रदेश या भूटान या नॉर्दर्न म्यांमार जैसे इलाके हैं जहां 90% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है अंडर फॉरेस्ट है, अंडर ग्रीनरी है, और उसी अनुपात में उसमें लाइफ फॉर्म्स है। दूसरी ओर अगर वहां से आप 4000 किलोमीटर चलने के बाद लद्दाख में पहुंचते हो, कराकोरम में पहुंचते हो, हिंदुकुश में पहुंचते हो, तो आप देखते हो कि चारों ओर एक कोल्ड डिजर्ट फैला हुआ है और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 3-4% ही ऐसा है जिसमें लाइफ है, जिसमें हरियाली है। तो ये खुद हिमालय में भी ये विविधता आपको दिखाई देती है, ठीक है कि नहीं। अब ये लाइफ फॉर्म इस बात पर निर्भर है कि एल्टीट्यूड क्या है, लेटीट्यूड क्या है, उसके अलावा आप किस तरीके की जियोलॉजी के ऊपर आपकी फिजियोग्राफी टिकी हुई है, किस तरीके के भूगर्भ के भीतर आपका भूगोल टिका हुआ है, ठीक है कि नहीं, उस पर आपका वेजिटेशन है। अब इसी के साथ दो चीजें और जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी या फ्लोरल फॉनल डाइवर्सिटी होगी, उसी से बाद में जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी भी जो है आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई है। जैसे आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में आपको मिथुन मिल रहा है जी, भूटान में एक दूसरा जानवर मिल जा रहा है, इधर को आ रहे हो हाई एल्टीट्यूड में याक आपको मिल रहा है, जी। फुट हिल्स में जा रहे हो आपको हाथी, बाघ, गेंडा मिल रहा है, ऊपर नहीं मिलेगा आपको, ऊपर हिमचितवा मिल रहा है, स्नो लेपर्ड मिल रहा है जी, उसके बाद कस्तूरा मृग मिल रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये एल्टीट्यूड ने और उसने नेचर का जो अलॉटमेंट है वो अद्भुत है जी, कि उन्होंने कहा कि भाई तू डिजर्ट है तो यहाँ किसी और की भूमिका नहीं हो सकती है। ऊंट को शिप ऑफ द डिजर्ट कहा, यानी कि मिनिमम पानी से गुजारा कर सकता है, पानी को स्टोर कर सकता है, ठीक है कि नहीं, और ऐसा बॉडी दी है। और जो अपना उस इलाके में भी जो है चला जाता है पूरे डिजर्ट के इलाके में। ऊपर तिब्बत में याक दिया है, इतना हार्डी है कि वो बर्फ में सूंघ करके पता कर सकता है कि यहाँ पर गड्ढा है। इसलिए याक को आगे लगाएंगे, पीछे से यात्री आ रहे हैं, सुरक्षित चले जाएंगे। पूरे कारवां ऐसे जाते थे, पूरे तिब्बत के कारवां ऐसे जाते थे। तो ये नेचर की एक करामात है, नेचर की क्षमता और शक्ति है जो 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 एक तरीके से इस बात। तो सर जैसे आप जब वर्तमान की शिक्षा को सर आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, कितना सर वो प्रकृति के साथ आपको जोड़ती है, अगर हिमालय के कंटेक्स्ट में हम देखें तो? अब हमारे यहाँ तो शिक्षा ऐसी बने नहीं सकती ना। शिक्षा अगर हम अपने स्थानीय परिवेश से शुरू करते तो सबसे पहले अपना आसपास जानते, अपने आसपास की बात, अपनी पट्टी जानते, अपना जिला जानते, अपना इलाका जानते। फिर आपका जो रेंज है, जैसे हम हिमालय में हैं तो हम पूरे हिमालय को जानते जिसमें और देश भी हो सकते हैं। फिर हम इंडो गंजेटिक प्लेन और तिब्बत को जानते जो हिमालय के उत्तर और दक्षिण में है। फिर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जानते, एशिया को जानते, दुनिया को जानते। फिर दुनिया से बाहर निकल करके हम ग्रह नक्षत्र को जानते। ये सिलसिला होता है। हमारे यहाँ ऊपर से शुरू होता है और गांव तक पहुंचते नहीं। और तो और औपनिवेशिक पीरियड में स्थानीय भूगोल पढ़ाया जाता था, और औपनिवेशिक पीरियड में अंग्रेजों के जमाने में जिले का भूगोल पढ़ाया जाता था, बाकायदा उसके नक्शे थे छपे हुए, सब कुछ थे। हमारे जमाने में हम उस पद्धति को अपना ही नहीं सकते। अब जैसे बच्चा आता है वो पता है ये ट्री किसका है, उसको पता ही नहीं है वो पेड़ किसका है।
ये कहेगा कि ये, उसको कहा जाता है कि ये टट्टी किसकी है, उसको कहा कि ये काऊ डंग है, अच्छा ये गाय है, हाँ ये काऊ है। तो जो अर्बन से हमारे यहाँ गांव में अभी आ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हों या पहाड़ के या कहीं के हों, और वो पूरे अपने उससे पूरा का पूरा करके, क्योंकि शिक्षा आपकी पूरी नकली हो गई है। आपकी जो लोकल जो राइम्स हैं उनको आपको नहीं पढ़ाया जाता है, वो वही रोजे जा रहे या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है, आप कहीं भी पूरे देश में चले जाओ, प्रार्थना है एक। सर इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो फिर आप विकास को कैसे डिफाइन करेंगे कि विकास में क्या, मतलब का अर्थ क्या है अब हिस्टोरिकली भी? देखिए, विकास का जो मैं अर्थ उस तरीके से सोचता हूँ, जो हो सकता है कि आइडियल अर्थ हो, वो ये है कि इस प्रकृति को गड़बड़ाए बिना, ध्वस्त किए बिना ह्यूमन लाइफ को ठीक ठाक कैसे किया जा सकता है। क्योंकि इस पूरी जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी हैं, एनिमल हैं। तो उनका एक बड़ा दायित्व ये है न सिर्फ अपने आगे बढ़ने का, बल्कि उसके साथ नेचर के जो जितने घटक हैं उनको बनाए रखने का। तभी उनका जो वे ऑफ लाइफ होगा वो सस्टेनेबल हो सकता है। वो हड़बड़ी में अगर सभ्यता होगी तो वो खत्म तो पहले नेचर को करेगी और फिर खुद खत्म हो जाएगी। पुराने सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए और उनकी बात कर लीजिए, ये उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो विकास मैं कहता हूँ, अभी एक शब्द आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया, या कुछ लोग उसको सतत विकास कहते हैं, आदि आदि। मैं कहते हैं ये अवधारणाएं बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पर एक तरीके से आधारित है। विकास हम उसी को कह सकते हैं जो किसी और लाइफ फॉर्म की कीमत पर न हो। वो लाइफ फॉर्म नदी हो सकती है, वो रिन्यूएबल भी हो सकता है, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकता है, वो कोई फनल फॉर्म भी हो सकता है, फ्लोरल फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है कि कुछ विकास यात्रा में कुछ न कुछ नष्ट होता है। हम कृषि में आए तो हमने बहुत जगह लाइफ फॉर्म्स चेंज किए, जंगल के बदले खेत बना दिए। हमने इरिगेशन बनाई तो हमने नदी के पानी में इंक्रोच किया, तभी नहर बन पाई। इतना क्षम्य था, इतना संभव था। कहीं कहीं हमने हाइडल बना दी, जैसे माइक्रो हाइडल बनाए अंग्रेजों के ज़माने में। लेकिन जब हम पूरी की पूरी नदी को रोकने लगे, पूरे मछलियों के और लाइफ में जो पानी में जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनके हकूक को रोकने लगे, उनकी मूवमेंट को रोकने लगे, जंगल में हम जंगली जानवरों के और जंगली जो पेड़ हैं उनके हकूक को रोकने लगे, तो ये अति हो गई है। इसलिए मैं विकास कहता हूँ वही है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स जो हैं या मानव समाज जो है वो प्रकृति के साथ तादाद में रख के जिसको करे। इसलिए उसमें सरप्लस की गुंजाइश नहीं है, उसमें लूट की गुंजाइश नहीं है, उसमें प्लंडर की गुंजाइश नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% आइडियल बने रहो। आप जब भी कोई एक न्यूनतम एक्टिविटी करोगे, आप कहीं ना कहीं नेचर को क्षति पहुँचाओगे, और शायद उतनी अपरिहार्यता भी है। आप वो जो जैन होते हैं श्वेतांबर, नेचर भी उतने को शायद अपने को हाँ, कर ले, क्योंकि नेचर की अपनी ताकत जो है अपने को रिपेयर करने की और अपने को क्या कहेंगे उसको एक रिवाइव करने की असाधारण क्षमता है। जैसे मैं कहता हूँ कि जंगल जो है वह हाइड्रोकार्बन नहीं है कि एक बार आपने तेल निकाल दिया वो खत्म हो जाएगा। जंगल जो है वो मनकापुर का वो ये जो पत्थर है वो नहीं है, या वहाँ का कोटा का स्टोन नहीं है कि आपका स्टोर खत्म हो जाएगा एक दिन, उसका स्टोर खत्म हो जाएगा। जो जंगल है वो सोने की खान भी नहीं है कि एक दिन कोलार की अंतिम जो किस्त है सोने की वो निकल आएगी तो उससे खत्म हो जाएगा। जंगल की सबसे बड़ी विशेषता है वो पुनर्जीवित होता है, वो अपने को पुनर्सृजित करता है। एक बार आप नेस्तनाबूद कर दो, जंगल फिर उगाएगा, बिना वन विभाग के, बिना पर्यावरण विभाग के, बिना इकोलॉजिस्ट के। ठीक है कि नहीं? नेचर की जो अपने को रिजेनरेट करने की क्षमता है और जंगल की जो अपने को रिजेनरेट करने की क्षमता है वो असाधारण है। इसलिए अगर छोटा छोटा हस्तक्षेप ह्यूमन समाज अगर नेचर में करता है वो क्षम्य है, वो चल सकता है। लेकिन जब इस तरीके का करेगा जैसा अभी हो रहा है तो ये सुसाइडल है। तो सर अपने को मारने की तैयारी है। सर अभी आपने कहा सभ्यता की हड़बड़ी, एक तो शब्द आपने बताया कि आज जो हम विकास कर रहे हैं वो सभ्यता की एक हड़बड़ी आपने कहा। दूसरा सर ये है कि जो हिमालय में जो हो रहा है, नदियों पे बांध बन रहे हैं या जंगल हट रहे हैं या वहाँ पर होटल बनाए जा रहे हैं, उसका सर पूरे अगर केवल हिंदुस्तान के ही संदर्भ में देखें तो बाकी गैंगेटिक प्लेन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है या सदर्न इंडिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है?
असली में अगर हिमालय के संदर्भ में बात की जाए तो हिमालय बहुत सारे संसाधनों का घर है, और हिम का आलय ही नहीं है बल्कि संसाधनों का आलय भी है। वहाँ से हर तरीके का संसाधन आपको मिल रहा है, इतनी चीज़ें मिल रही हैं। उन संसाधनों की के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ऑब्वियस वो है। इससे भी बड़ा रोल जो हिमालय का है वो इतना बड़ा पानी का स्रोत है, उसको थर्ड